हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटी में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान का निर्माण स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण करने से पहले संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा रखी गई थी। 1935 में कांग्रेस द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। 1940 में लिनलिथगो द्वारा अगस्त ऑफर एवं संविधान सभा की मांग मान ली गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग खारिज कर दिया गया था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प लाया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प अपनाया गया था। संविधान कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन 1945 में ब्रिटेन ने स्वीकार किया था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष एंड एवी अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। कैबिनेट मिशन का प्रावधान था, मेन प्रावधान उसका था इलेक्शन करवाना। टोटल सीट 389 थी, जिसमें 296 सीट्स इलेक्टेड थी एंड 93 सीट नॉमिनेटेड थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आई थीं तथा 93 सीटें देसी रियासतों से थीं। 296 में 292 सीटें गवर्नर के शासन वाले प्रांत से थीं एवं 4 सीट्स चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से थीं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ था। समुदाय का विभाजन 3 पार्ट्स में हुआ था, जिसमें फर्स्ट मुस्लिम, सेकंड सिख एंड थर्ड सामान्य थे। 10 लाख कैंडिडेट पे ऑन द 1 सीट थी, जिसका इलेक्शन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। उसका रिजल्ट आया था, जिसमें 208 सीट से कांग्रेस विन हुई थी एंड 296 सीटें थीं, जिसमें से 208 पे कांग्रेस की जीत हुई थी। 93 सीट मुस्लिम लीग को मिली एवं 15 अन्य सदस्यों को मिली थीं। विभाजन के समय कुल सीटें 299 ही रह गई थीं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण में जो मेन कमेटी बनी, जिसमें समिति, जिनको हिंदी में समिति बोलते हैं, कमेटी, प्रमुख कमेटी, जिसमें संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी थे एवं प्रमुख संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रमुख मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रमुख मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। प्रमुख संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रमुख राज्य समिति, जिसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही जी थे। अब समिति, लघु समिति की बात करते हैं। संविधान सभा पर कार्यों पर समिति थी, उसके अध्यक्ष जी बी मालवणकर जी थे एवं नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वारनचरी जी थे एवं प्रेस गैलरी समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन जी थे एवं क्रेडिडेंटल समिति, जिसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। व्यवसाय समिति का आदेश पर समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मुख्य आयुक्त एवं प्रांतों पर समिति के अध्यक्ष बी पट्टा वी सितार मैया जी थे एवं सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टा सीतार मैया जी थे। सर्वोच्च न्यायालय एवं तदर्थ समिति पर एस बरदाचारी जी थे। वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार जी थे एवं संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति जो थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे एवं भाषाई प्रांतों पर आयोग की समिति, उसके अध्यक्ष एस के डॉर जी थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान का प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट मसौदा समिति भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। इसमें अन्य सदस्य भी थे, जिनका नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, एन गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला जी, के मुंशी एवं
BL मित्तल का स्थान माधवराव जी ने लिया था। महत्वपूर्ण प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट, जो खाका तैयार हुआ था, पहला खाका, संविधान निर्माण का पहला खाका या पहला ड्राफ्ट प्रारूप 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को पहला हुआ था एंड 10वां 16 अक्टूबर से 1949 को हुआ था। 14 से 26 नवंबर को 1949 को हुआ था 11वां ड्राफ्ट एवं अंतिम ड्राफ्ट जो बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था वो 4 नवंबर 1948 को तैयार किया गया था। एवं संविधान का निर्माण, संविधान 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा एवं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया एवं सजावट नंदलाल बोस ने की थी। बेओर मनोहर सिन्हा जी ने और सुलेख भारतीय संविधान को अंग्रेजी में कन्वर्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया है। संविधान को हिंदी में कन्वर्ट बसंत कुमार वैद्य जी ने किया है। एवं संविधान के संविधान निर्माता अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे एवं कानून निर्माता के अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे। उपाध्यक्ष VT कृष्णमचारी जी थे एवं HC मुखर्जी। कानूनी सलाहकार BN राव जी थे एवं अध्यक्ष मुख्य ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी थे। महत्वपूर्ण तिथि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एवं मई 1949 को कॉमनवेल्थ की पार्टिसिपेट हुई थी एवं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जनगण मन एवं वंदे मातरम को अपनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी 24 जनवरी 1950 को ही चुने गए थे एवं आखिरी बैठक भी संविधान की हुई थी जिसमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर किए थे, 15 महिलाएं भी थीं। एवं सेकंड चैप्टर प्रियम्बल एवं अनुसूची। प्रस्तावना किसी भी बुक, प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना किसी बुक का प्रियम्बल हो जिसमें सारा डाटा इन संक्षेप में दिया जाता है जिसको प्रियम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना संविधान के स्रोत संकल्पना यानी कि USA से ली गई है। इसमें भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप है। 22 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन एवं वक्तव्य पारित। संविधान का पहचान पत्र N पालकीवाला ने बोला है। प्रस्तावना को संविधान की कुंडली K मुंशी जी ने बोला है। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य सिद्धांत ऑनेस्ट वर्कर द्वारा बोला गया है। प्रस्तावना के मुख्य घटक संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना प्रकृति संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बोलती है। उद्देश्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। उद्देश्य स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, आस्था एवं विश्वास। उद्देश्य समानता, स्थिति के अवसर, बंधुता। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 यानी कि संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना में संशोधन में सत्यनिष्ठा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना के मामले। प्रस्तावना में पहला मामला बेरुवारी यूनियन मामला है जो 1960 में हुआ था। प्रस्तावना का बेरुवारी यूनियन मामले में बोला गया था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। वही केशवानंद भारती मामला में 1973 में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है बोला गया था, इसमें संशोधन किया जा सकता है बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले को पलट सकता है। केशवानंद भारती मामले में बोला गया न्यायाधीशों की अधिक पीठ की आवश्यकता है। 13 न्यायाधीश उपस्थित थे जब अब तक के सर्वाधिक न्यायाधीश हो गए। न्यायाधीश इंग्लिश में जज बोलते हैं बट LIC मामला केशवानंद भारती केस की पुष्टि भी करता है। अब आते हैं अनुसूचियों पर। अनुसूची क्षेत्र का विस्तार एवं पहली अनुसूची में भारत का विस्तार एवं उसके आधिकारिक क्षेत्र मतलब एरिया पर नज़र रखता है। अनुसूची नंबर 2 उसकी परिलब्धियों पर नज़र रखती है। अनुसूची नंबर 3 प्रतिज्ञान एवं शपथ की बात करता है। अनुसूची नंबर
4 राज्यसभा की सीटों पर बात करती है। नंबर 5 अनुसूचित क्षेत्र SC ST के क्षेत्र पर बात करती है। अनुसूची नंबर 6 अन्य सूची क्षेत्र जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के एरिया पर बात करता है। एवं अनुसूची नंबर 7 संघीय प्रावधान पर बात करता है, जिसमें पूरे देश में द्वारा पालन किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एवं स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट संघ की सूची, जिसमें भारत सरकार की, केंद्र सरकार के पास पावर होती हैं, जैसे डिफेंस की, बैंकिंग की, मुद्रा की एवं विदेशी मंत्रालय एवं कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय। अब कंकरेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें आता है नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 जंगल, नंबर 2 व्यापार, नंबर 4 शादी, नंबर 5 एडॉप्शन एंड नंबर 6 सक्सेशन। वेट एंड मेजर की भी बात करता है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राज्य सरकार, जिसमें पुलिस, व्यापार, कृषि, इरिगेशन एवं हेल्थ एवं सैनिटरी की बात करते हैं। ये तो हो गया अनुसूची नंबर 7 की बात। अब आते हैं अनुसूची नंबर 8, जिसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूलतः 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है। एवं 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया है। एवं 96वें संविधान संशोधन के द्वारा ओडिया को भी जोड़ा गया है। बात करते हैं अनुसूची नंबर 9, जिसमें भूमि सुधार संबंधित कानून दिए गए हैं। फर्स्ट संवैधानिक संशोधन 1951 है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून दिया गया है, जिसमें 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची नंबर 11 में पंचायती बातों को रूल्स का फॉलो किया गया है, जिसमें अनुसूची नंबर 11 को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। एवं अनुसूची लास्ट 12 नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत अनुसूची नंबर 12 को जोड़ा गया है। संविधान के स्रोत पर बात करते हैं। संविधान के स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम भारत आज़ाद होने से पहले का था, जिसको भारत सरकार अधिनियम बोलते हैं। 1935 सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। आपातकाल प्रावधान इमरजेंसी भारत सरकार अधिनियम से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 से की गई है। PCS भारत सरकार अधिनियम, पब्लिक सर्विस कमीशन भी अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल के अधिकारी होंगे, ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से बोला गया। संघीय योजना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही बोला गया है। सरकार का संसदीय रूप यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। एकल नागरिकता भी यूके से ही, यूनाइटेड किंगडम से ही ली गई है। कानून का शासन भी यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के 5 रिट भी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। विधायिकी प्रक्रिया भी यूनाइटेड किंगडम से ही ली गई है। 2 सदनीय संसद भी यूनाइटेड किंगडम से ही ली गई है। USA अमेरिका से मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिका से ली गई है। भारत में शक्तियों का विभाजन भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता को भी अमेरिका से ही लिया गया है। एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया को भी अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक समीक्षा को भी अमेरिका से ही लिया गया है। कानून का समान संरक्षण करना, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव भी अमेरिका से ही लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से ही लिया गया है। कनाडा के संविधान से हमने संघवाद लिया है। केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति केवल केंद्र को होगी, ये कनाडा के संविधान से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार होगा, ये भी कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। ऑस्ट्रेलिया व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करता है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 2 सदनों की संयुक्त बैठक
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी और राज्यों के सदस्यों का नामांकन भी लिया है। तथा हमने जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि इमरजेंसी जर्मन से ली है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भी जर्मन से किया है, जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। वही रूस की बात करें तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य एवं न्याय के आदर्श, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय भी हमने रूस से लिए हैं। पंचवर्षीय योजना जो कि अब बंद हो चुकी है, इसकी जगह पर नीति आयोग चल रहा है, ये भी पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस से ली है। फ्रांस स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, गणतंत्र प्रणाली भी हमने फ्रांस से ली है। जापान के संविधान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 भाग 1 जो कि बात करता है भारत के एरिया का एवं उसके राज्य का। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम एवं इंडिया भारत के राज्यों का एक संघ होगा। भारत का क्षेत्र प्रथम अनुसूची में भी निर्दिष्ट किया गया है, जो कि अन्य जिनका अन्य क्षेत्र अधिग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश दिया गया। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, सीमाओं एवं नाम का चेंज करना भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, जैसे कहीं भी यूपी को कम करना है या ज़्यादा करना, वो अनुच्छेद 3 में आता है। या यूपी का नाम चेंज करना है तो वो भी अनुच्छेद 3 में ही आएगा। अब हम अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून अनुच्छेद 4 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 1 और 3 अनुसूची 2 में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में 1959 में बेरुवारी यूनियन मामला जो हुआ था, जिसमें केरला का केस था, वो भी अनुच्छेद 4 में ही है। 2014 में भारत बांग्लादेश का समझौता हुआ, जिसमें 100वें संविधान संशोधन हुआ, वो अनुच्छेद 4 के ही तहत है। विशेष बहुमत द्वारा भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश को दे दिए गए थे। बात करते हैं फजल अली आयोग। 9 दिसंबर 1953 में आया था फजल अली आयोग, जिसमें सदस्य फजल अली थे, अध्यक्ष थे KM मणिक्कर जी थे, HN कुंजरू जी थे। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था। बात करते हैं भाषा प्रावधान आयोग, जो कि एसके धर आयोग भी बोलते हैं, 1948 में आया था, जो भाषाई आधार मॉडल खारिज कर दिया गया था। राज्यों के भाषाई आधार पर बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठित किया गया था। JBP समिति जो कि 1948 में आई थी, सदस्य इसके जवाहरलाल नेहरू जी, B से वल्लभ भाई पटेल जी, P से पट्टाभी सीतारमैया जी थे। इनका मुख्य उद्देश्य राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, कहने का मतलब था। एवं 1953 में पोटी श्री राली मुल्लू जी थे। उनकी मृत्यु के बाद पहला भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। सितंबर-अक्टूबर 1953 यानी कि 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र है। राज्यों का गठन आंध्र प्रदेश पूरी तरह से राज्य 1 नवंबर 1956 में बना। महाराष्ट्र 1960 में बना। गुजरात 1960 में बना। 1963 में नागालैंड राज्य बना। 1966 में नागालैंड राज्य बना। 1966 में हरियाणा राज्य बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 1972 में मेघालय। 1972 में मणिपुर। 1972 में ही त्रिपुरा। तीनों राज्यों का गठन एक साथ हुआ। 1975 में सिक्किम, जो कि पहले चोंगल राजवंश का शासन था। एसोसिएट स्टेट अनुच्छेद 2A 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम राज्य बना। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 में सिक्किम को मिला। गोवा को 1987 में यूटी था, जिसको 56वां संविधान संशोधन का तहत राज्य का दर्जा मिला। एवं 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब हम बात करते हैं भाग 2 नागरिकता। संसद द्वारा विनियमित अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का शो किया गया है। नागरिकता एकल नागरिकता वेटरन से ली गई है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अधिवास अनिवार्य होना चाहिए, अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है।
भारत में जन्म हुआ हो, उसके माता पिता मूल निवासी भारतीय के मूल निवासी हों जो कम से कम 5 वर्षों से सामान्य निवासी हों। अनुच्छेद 5 में बोला गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 में दिया गया है। पाकिस्तान से कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। भारत में बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 8 में दिया गया है। एवं स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होते हैं, अनुच्छेद 9 में दिया गया है। नागरिकता के आधार का जारी रहना अनुच्छेद 10 में दिया गया है। आप अपनी नागरिकता नहीं खो सकते। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, ये अनुच्छेद 11 में दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात करते हैं। अधिग्रहण करना, जन्म से नागरिकता अधिग्रहण की जाती है। शालीनता से भारत में बाहर पैदा हुए लेकिन भारतीय नागरिक हैं। पंजीकरण द्वारा मूल भारत में 7 वर्ष से निवास कर रहा हो। प्राकृतिकरण से मूल भारत का नहीं, भारत में रहने के 12 वर्ष तक भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है बंदा। प्रदेश के समावेशों से भी नागरिकता ग्रहण कर सकता है। खोना, नागरिकता को स्वयं की इच्छा से खो सकते हैं आप। आपकी मर्जी से आप किसी भी देश में जाकर रह सकते हैं। एवं समाप्ति, बिना सूचना दिए स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की गई। अगर आपने बिना गवर्नमेंट को बताए किसी दूसरे देश से नागरिकता प्राप्त की है तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अभाव यानी कि दस्तावेज खराबी, भारत के साथ युद्ध में शत्रु देश की सहायता करना। अगर आप भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे भी भारत के द्वारा आपको नागरिकता को गिव अप कर दिया जाएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है लेकिन ये योग्य हैं, बहुत ही सीमित मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया, जो कि अनुच्छेद 19 से दिया गया है। पीएम मोरारजी देसाई जी द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। पीएम अब कानूनी अधिकार 300A में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था जिसको हटाकर अनुच्छेद 31 में से हटाकर 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 12, राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य सरकार, सरकार, संसद, सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार भारत के भीतरी क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ संगत विवादास्पद है तो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायपालिका द्वारा, जुडिशरी द्वारा। अनुच्छेद 14 की बात करें, 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष यानी कि बिटरेन से लिया गया है, जो कानून का सम्मान संरक्षण करना होगा, कानून के समान संरक्षण करना होगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बोला गया है अपवाद जिसकी राष्ट्रपतियों, विधायकों, सांसदों को नागरिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में स्थिति में समानता। अनुच्छेद 15 के तहत बताया गया है कि किसी को भी लिंग, नस्ल, जाति या धर्म, जन्म स्थान के भेदभाव से आप खिलाफ किसी को भी असमानता नहीं कर सकते, सारे लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में समानता यानी कि सबको बराबर इक्वल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। एवं अनुच्छेद 16 के 4 के तहत पदोन्नति, नियुक्ति, आरक्षण, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 16 में मामला जो हुआ था बालाजी बनाम मैसूर राज्य, देवसाधन बनाम भारत का संघ मामला, इंदिरा साहनी केस भी अनुच्छेद 16 के तहत हुआ था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत जिसे बोलते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, राज्य के उपाधियों को प्रदान नहीं कर सकता। अपवाद शिक्षा, सेना, मुहिम के मामले में किसी को भी कुछ भी उपाधि नहीं दे सकता, ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 19, जो कि भारतीय नागरिकों का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19A के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद 19A के तहत है। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों का इकट्ठा होना, कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हैं, ये 19B में दिया गया। 19C में एसोसिएशन या यूनियन को गठित करना, ये अनुच्छेद 1900C में दिया गया। 1900D में
भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। ये अनुच्छेद 19D में दिया गया है। भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए आपके लिए पूरा आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 19E के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 19G में किसी भी पेशे का अभ्यास करना, कोई व्यवसाय करना, कोई व्यापार करना, किसी भी भारत में कहीं पे भी ये 19G के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में दिया गया है। अनुच्छेद 20 नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, आयोग के समय लागू करने का उल्लंघन छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। नो डबल जियोपर्डी, किसी भी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए अधिक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि 46वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा कंपलसरी की गई है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा के बारे में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये दंडात्मक अपराध किया गया या संदिग्ध पर निवारक, उसको बिना बताए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। मानव तस्करी एवं जबरन श्रम, किसी पर मानव तस्करी या किसी से जबरन श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पर काम नहीं करवा सकते हैं। कहीं पे भी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में है। एवं अनुच्छेद 25 में धर्म का अधिकार है। 25 से 28 तक धर्म का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, आप धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार भी कर सकते हैं। आपका मन है किसी भी धर्म में जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रावधान करने की स्वतंत्रता के मामले में बोला गया है। अनुच्छेद 27 में करों का भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता बोला गया है। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक मामलों में धार्मिक स्वतंत्र शिक्षा, धार्मिक पूजा उपस्थिति का उल्लेख है। अनुच्छेद अब 29 से 30 की बात करते हैं, जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के लिए सिक्योरिटी के बारे में है। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। अनुच्छेद 31 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 31 नहीं है बट 30 अनुच्छेद 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। 5 रिट्स जारी करता है राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संविधान में दिया गया है। वो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को ही बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है। ये 5 रिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रपति लगाता है। पहला रिट मैंडूमस है, दूसरा रिट हैम्बेस कॉर्पसन है, नंबर तीसरा रिट कर्टियोरी है, प्रोविहेसन है, लास्ट क्यू वारंटो है। अब अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। सशस्त्र व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने में संसद की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार का प्रतिबंध अनुच्छेद 34 में किया गया है। एवं अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बोला गया है। नागरिकों का उपलब्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में किया गया है। बात करते हैं अब अगला चैप्टर भाग 4। भाग 4 में डीपीएसपी दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी दिए गए हैं। डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें जिस पथ पर भारत का संविधान के कानून का नियम चलता है, जैसे अनुच्छेद 36 में राज्य का अर्थ दिया गया है कि भारत भाग 3 के तहत या अनुच्छेद 12 के 2 के तहत, जिसमें अनुच्छेद
37 में गैर न्याय संगत हैं, बोला गया है डीपीएसपी न्याय संगत हैं। एवं अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा राज्य की आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों को असमानताओं को कम करना दिया गया है, अनुच्छेद 38 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 39 में 39A के तहत आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार है। अनुच्छेद 39B के तहत आम भलाई के लिए सर्वोत्तम तरीके वितरित करना भौतिक संसाधन को। अनुच्छेद 39C के तहत आर्थिक व्यवस्था का संचालन धन का संकेंद्रीकरण नहीं होता है। अनुच्छेद 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। डीपीएसपी 39E में नागरिकता और स्वास्थ्य ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। डीपीएसपी अनुच्छेद 39F में बच्चों के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है, जिसमें बच्चों को स्वास्थ्य के तरीके से विकसित होना, स्वतंत्रता और समान अवसर पर सुविधाएं प्रदान करना डीपीएसपी 39EF के तहत प्रावधान है। डीपीएसपी अनुच्छेद 39A के तहत राज्य गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त कानून माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये डीपीएसपी अनुच्छेद 39A के तहत है, जो कि 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा 39A को जोड़ा गया है। अनुभाग 4 में डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायत की व्यवस्था करेगा, उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। ये डीपीएसपी 40 में 40 में बोला गया है। डीपीएसपी 41 में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में बोला गया है। एवं डीपीएसपी 42 में राज्य काम की मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने का मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। एवं अनुच्छेद डीपीएसपी 43A के तहत राज्य किसी भी उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 में जीवन यापन के बारे में बोला गया है, जो कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, दिया गया है। अनुच्छेद डीपीएसपी 43B में 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि कामकाज पेशेवर प्रबंधन को स्वैच्छिक गठन या अपने आप अपनी किसी भी काम को बढ़ावा दे सकते हैं, अनुच्छेद 43B के तहत। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु पूरे करने तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। डीपीएसपी 46 में राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के हित में कमजोर वर्ग के शिक्षित आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देगा, ये डीपीएसपी 46 में दिया गया है। डीपीएसपी 47 में राज्य पोषण के स्तर पर जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर ध्यान देगा, डीपीएसपी 47 में दिया गया है। डीपीएसपी 48 में राज्यों में गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाया गया, ये डीपीएसपी 48 में दिया गया है, जो कि यूपी में अच्छे से दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ द्वारा रोका गया है। अनुच्छेद 48A के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, पर्यावरण सुरक्षा को, जो कि डीपीएसपी 48A में दिया गया है। इन्वायरमेंट के जो मामला है वो 48 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 49 में डीपीएसपी आर्टिकल 49 में राज्य कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की रक्षा करेगा, मेंशन किया गया है। डीपीएसपी 50 में अनुच्छेद 50 में राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। डीपीएसपी अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 में मेंशन किया गया है। बात करते हैं भाग 4A के तहत 4A डीपीएसपी बनाम मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4A में दिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जिनको रूस से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर डीपीएसपी लाए गए। जब डीपीएसपी 10 थे, जो संविधान के 46वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य 51K जोड़ा गया। केवल भारतीयों के लिए लागू होंगे। डीपीएसपी केवल भारतीयों के लिए लागू होंगे। अनुच्छेद डीपीएसपी 51A के तहत संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 51A के तहत मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 51B के तहत स्वतंत्रता हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करता है। अनुच्छेद 51A के C के तहत संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य 51C के तहत दिया गया है। मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य 51A में डी में मेंशन किया गया है। भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे के भावना को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51E के तहत किया गया है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य 51A के तहत मेंशन किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, ये मौलिक कर्तव्य 51A में दिया गया है। इक्यावन A के तहत वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच की, सुधार की भावना विकसित करना, ये मौलिक अधिकार 51A में दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, अनुच्छेद 51 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 51I में दिया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी उत्कृष्टों में उत्कृष्टता की दिशा प्रयास करना, ये अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 51J में किया गया है। तथा माता पिता अभिभावक द्वारा अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करना, मौलिक अधिकार 51A के K में मेंशन किया गया है। राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी बनाम मौलिक अधिकार। चंपाकरम पहला मामला मिनर्वा मिल के मामला, जिसमें मौलिक अधिकार और राज्यों के डीपीएसपी के बीच आई बैलेंस का आधारशिला पर संवैधानिक पाया गया। केशवानंद भारती केस में 1973 में जो आया था, जिसमें 13 बेंच जजों का मामला था, उसमें संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है बट संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, बोला गया था केशवानंद भारती केस में। गोलकनाथ केस में बोला गया था, जो कि 1967 में आया था, संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। गोलकनाथ केस में 24वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, संसद द्वारा बोला गया था। 25वां संविधान संशोधन कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39V और C को लागू करने का प्रयास करता है, उसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर शून्य और अमान्य घोषित किया जाएगा। चंपाकम दोरईराजन मामला 1915 में आया था, जो कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी पर प्रबल होंगे, ये बोला गया था। बात करते हैं भाग 5। भाग 5 में यूनियन के बारे में दिया गया है। भाग 5 यूनियन यानी कि संघ के बारे में। अध्याय 1 कार्यकारी शक्तियाँ, अध्याय 2 संसद, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 राष्ट्र न्यायपालिका, अध्याय 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यूनियन एग्जीक्यूटिव, भारतीय संघ के प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का बारे में मेंशन किया गया। अनुच्छेद 53 में संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में बोला गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में मेंशन किया गया है एवं अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करवाते हैं। एवं अनुच्छेद 55 में
राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल के बारे में बोला गया है एवं अनुच्छेद 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता के बारे में बोला गया है। 57 में अनुच्छेद 58 में चुनाव भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताओं के बारे में 58 में बोला गया। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शक्तियों के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ के लिए मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 62 में इस्तीफा यानी कि मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन के मामले में उपराष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 62 में बोला गया है बाई मिस्टेक अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 62 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान राष्ट्रपति की शक्तियों के राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ़ कर सकता है, ये अनुच्छेद 72 में मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा मेंशन किया गया। अनुच्छेद 64 में उस पदेन अध्यक्ष होगा, उस पर कोई लाभ का पद ना हो। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा या राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में अपने कार्यों का निर्वहन करेगा, यह अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के मेंशन किया गया है, जिसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा होता है एवं अनुच्छेद 66 में ही उसके चुनाव की पात्रता के भी बारे में मेंशन किया गया। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल एवं राष्ट्रपति का इस्तीफा, उपराष्ट्रपति की 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा, ये अनुच्छेद 67 में मेंशन किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव कराने का समय अनुच्छेद 68 में मेंशन किया गया है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन रिजाइन के कारण उनके पद पर हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 60 दिनों के भीतर होगा, ये अनुच्छेद 68 में मेंशन किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69 में मेंशन किया गया है। इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना उपराष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 70 में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले अनुच्छेद 71 में मेंशन किया गया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेगा। मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, मिनिस्टर्स के लिए अन्य प्रावधान, जो लगातार 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह मंत्री नहीं रहेगा। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं एवं किसी भी सदन का सदस्य जो विक्षेपण के लिए अयोग्य है वह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा, ये मेंशन अनुच्छेद 75 में मेंशन किया गया है, जो कि मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का अटॉर्नी जनरल होगा, जो कि अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में मेंशन किया गया है। भारत सरकार के कामकाज का संचालन, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए आदेश, अन्य दस्तावेज राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन देन अनुच्छेद 77 में मेंशन किया गया है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे मंत्रिपरिषद आती है, ये अनुच्छेद 78 में मेंशन किया गया है। संसद अनुच्छेद 69 में संसद का गठन होगा, ये अनुच्छेद 69 में मेंशन किया गया है। लोकसभा संघ के लिए एक संसद होगी, अनुच्छेद 69 में मेंशन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन,
लोकसभा की पहली बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 1952 13 मई को हुई थी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बोला गया है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 81 में, जो लोकसभा की संरचना होगी उसमें राज्यों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य नहीं हैं होने चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के लिए पुनः समायोजन, ये अनुच्छेद 82 में मेंशन किया गया है। संसद के सदनों की अवधि राज्यों के परिवेशित विघटन के अधीन नहीं होगी। प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 83 में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद की सदस्यता होने के लिए 30 वर्ष से अधिक कम आयु नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के मामले में 25 वर्ष की आयु कम नहीं है सदस्य के लिए। अनुच्छेद 84 में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के बारे में बोला गया है, जो कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाएगा। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, ये अनुच्छेद 87 में मेंशन है। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 88 में दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा। भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 88 में दिया गया है। अनुच्छेद 122 में अदालतें संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगी बोला गया है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। 124 में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में मेंशन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि भारत का नागरिक ना हो। राष्ट्रपति की राय से वह एक प्रतिनिधित्व न्यायवादी होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया नहीं जाएगा। प्रत्येक संसद सदन के अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश पर उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों के बारे में बात करता है, जिसमें हम देखेंगे जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद किसी भी कारण से रिक्त या अनुपस्थित हो, कर्तव्यों का पालन न्यायपालिका न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 127 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति होगी। अनुच्छेद 128 में मेंशन है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट की सीट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, ये अनुच्छेद 130 में मेंशन है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी विवाद से मूल क्षेत्राधिकार होगा। भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का प्रावधान अनुच्छेद 131 में मेंशन है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 में मेंशन है। संपत्ति, विवाह, तलाक आदि के मामलों में, सिविल मामलों में संबंध में उच्च न्यायालय के में अपील, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये अनुच्छेद 138 में सम डिस्ट्रक्शन एक सेकेंड सुप्रीम कोर्ट पे थे ना हम लोग, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय, यस 133 पे थे।
संपत्ति, विवाह, तलाक आदि के मामलों में अनुच्छेद 133 में दिया गया है। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों के संबंध में दिया गया है। अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार शक्तियों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। अनुच्छेद 135 में मेंशन है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। अनुच्छेद 136 में मेंशन है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा करना। अनुच्छेद 137 में है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का विस्तार। संघ सूची के किसी भी मामले में संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास एक्स्ट्रा क्षेत्र अधिकार एवं पावर्स होंगी। ये अनुच्छेद 138 में मेंशन है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, जो कि अनुच्छेद 139 यानी कि 139 में मेंशन है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति देने का प्रावधान कर सकती है। ये अनुच्छेद 140 में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। ये अनुच्छेद 141 में मेंशन है। उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक आदेश और आदेशों का प्रवर्तन, खोज आदि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक अधिकार आदेश पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है। ये अनुच्छेद 142 में मेंशन है। सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का कोई प्रश्न उठ गया है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को भेज सकता है, जो न्यायालय सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय बता सके। ये अनुच्छेद 143 में मेंशन किया गया है। नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना। भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, सभी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 में मेंशन है द एंड ऑफ सर्वोच्च न्यायालय एंड स्टार्ट हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये अनुच्छेद 214 में मेंशन किया गया है। उच्च न्यायालयों के लिए 215 में मेंशन किया गया है। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन होगा। ये अनुच्छेद 216 में मेंशन किया गया है। 217 में राष्ट्रपति को त्यागपत्र। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श। राष्ट्रपति के रूप में ऐसे अन्य न्यायाधीश आवश्यक दाखिल कर सकते हैं। कॉलेजियम अनुच्छेद 217 में मेंशन है। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय में संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 218 में मेंशन किया गया है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 219 में मेंशन किया गया है। स्थायी न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा होने में के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध करना। ये अनुच्छेद 20 में मेंशन किया गया है। न्यायाधीशों के वेतन आदि वेतन संचित निधि से दिए जाएंगे। पेंशन भारत की समेकित निधि से दिए जाएंगे। अनुच्छेद 221 में मेंशन किया गया है। एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र। ये अनुच्छेद 222 में मेंशन किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। ये अनुच्छेद 223 में मेंशन किया गया है। मौजूदा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यपाल को सलाह की ज़रूरत नहीं है। मूल क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार की रिट अनुच्छेद 225 में मेंशन है। कतिपय रिट जारी करने की अनुमति उच्च न्यायालय की शक्तियों के पास है। उच्च न्यायालय के कानून और मौलिक अधिकार पर रिट जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 226 में मेंशन है। उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 में मेंशन है। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तक। संसद की शक्तियाँ अंडमान निकोबार की अलग शक्तियाँ कलकत्ता हाईकोर्ट के पास हैं, जो कि लक्षद्वीप केरला उच्च न्यायालय के पास हैं। दमन की महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ हैं। पांडुचेरी की मद्रास उच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ हैं।
ये अनुच्छेद 230 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय के अंडर मेंशन की गई हैं। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान हाई कोर्ट होगा। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय महाराष्ट्र एवं गोवा का एक सामान्य उच्च न्यायालय है, जो कि अनुच्छेद 231 में मेंशन है। कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए निर्णय आदि का सत्यापन करना राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद सलाह लेना अनुच्छेद 233 में मेंशन किया गया है। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती अनुच्छेद 234 में मेंशन की गई है। अब बात करते हैं संवैधानिक निकाय। भारत के संवैधानिक निकाय नंबर 1 भारत का न्यायवादी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में भारत का एक न्यायवादी होगा, ये मेंशन किया गया है। देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी माना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की होती है इसकी। भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से उपस्थिति होना एवं किसी भी कानूनी मामले में सरकार को सलाह देना, ये भारत के महान्यायवादी का कार्य है। भारत के प्रथम महान्यायवादी एम शीतलवाड़ जी थे। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकटरमणि हैं। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा कैग वित्त आयोग 280 अनुच्छेद 280 में मेंशन है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में मेंशन है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। इलेक्शन कमीशन एक मुख्य आम चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, राष्ट्रपति संख्या तय करते हैं। एवं NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में 46वें संविधान संशोधन 2003 में मेंशन किया गया है। एवं UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एवं JPSC अनुच्छेद 315 में UPSC के बारे में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लेख से जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। UPSC में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 65 साल की उम्र तक रहते हैं। अनुच्छेद 317 में लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को हटाना एवं निलंबित करना अनुच्छेद 317 में मेंशन है। आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्तियाँ, सेवा शर्त का नियम अनुच्छेद 318 में मेंशन है। ऐसे सदस्य न रहने पर आयोग के सदस्य द्वारा पद धारण करने पर प्रतिषेध अनुच्छेद 19 में मेंशन है। आयोग के कार्य UPSC, CSC, CDS, CAPF, NDA, UPSC द्वारा परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए आदेश आयोग के कार्य जैसे अनुच्छेद 320 में मेंशन है। आयोग सेवा कार्यों का विस्तार करने की शक्ति UPSC, संसद, स्टेट पब्लिक कमीशन, सर्विस कमीशन, राज्य का विधानमंडल द्वारा संसद में मेंशन करना, कार्यों का एवं शक्तियों का विस्तार करना, ये अनुच्छेद 321 में मेंशन है। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट UPSC राष्ट्रपति के चेयरमैन की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 323 में मेंशन है। अब हमारी पॉलिटी का यहाँ पे द एंड होता है। थैंक यू दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ इम्प्रूव हुआ होगा, जिसमें हम मेमोराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है भारत का संविधान का निर्माण, एवं सेकंड चैप्टर प्रस्तावना एवं अनुसूचियाँ, एवं थर्ड चैप्टर भाग 1 से और भाग 2 जिसमें भारत की नागरिकता के बारे में मेंशन किया गया है एवं भारत के क्षेत्र एवं उसके बारे में मेंशन है। एवं भाग 3 में स्वतंत्रता के अनुच्छेद मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में मेंशन है। भाग 4 जो कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर आधारित है। एवं भाग 4A मौलिक अधिकार बनाम DPSP, जिसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं। एवं भाग 5 के बारे में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। एवं उपराष्ट्रपति को पढ़ा, मंत्रिपरिषद एवं उसके प्राइम मिनिस्टर एवं उसके मिनिस्टर्स को पढ़ा, हमने संसद को देखा, एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संवैधानिक निकाय। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।